नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नडे पीसीएस में। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी जो हमने पिछला लेक्चर लिया था उसमें संविधान की जानकारी और संविधान क्या होता है एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने लेक्चर को लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो इंडेक्स हमने तैयार किया था, इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारे संविधान का जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग कह रहे हैं संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक जो विकास है ये डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, और ये जो संवैधानिक विकास हुआ वो 2 भागों में हुआ। संवैधानिक विकास का मतलब कह रहे हैं कि संविधान जैसे कानून भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे समय समय पर, उनको हम संवैधानिक विकास के अंतर्गत कह रहे हैं। और वही कानून हमने ज़्यादातर कानून अपने संविधान में शामिल कर लिए गए। तो हम सबसे पहले उन संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को समझते हैं, उसके अधीन जो बने हुए हैं उन कानूनों को देखेंगे। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा क्राउन के अधीन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कहने का मतलब है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई है तो उस दौरान जो कानून बने हैं, और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, उसके एक प्रकृति को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि फिर भारत का जो शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन के अधीन हो गया था। तो फिर ब्रिटेन के क्राउन के अधीन, ब्रिटेन के शासन के अधीन कुछ कानून बने हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि कि दरअसल ये आया क्यों था, इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी। तो समझिए कि 17 दिसंबर 1600 AD में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, जिसको हम कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इसलिए कहते थे क्योंकि वो ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जितनी भी कंपनियां आई अंग्रेजों की उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो जब ये कंपनी 1600 AD में गठित हो रही है तो इसका उद्देश्य है व्यापार करना, ईस्ट की तरफ ट्रेड करना, व्यापार करना। तो दरअसल उन्होंने वहाँ की महारानी थी उस समय, एलिजाबेथ प्रथम, उन महारानी से अनुमति मांगी थी कि हमको भारत से व्यापार करना है, क्योंकि इनसे पहले पुर्तगाली 1498 में भारत आ चुके थे, वास्को डिगामा के नेतृत्व में डच आ चुके थे। तो फिर इनको भी लगा कि हमको भी चलना चाहिए। तो ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने कंपनी का गठन किया और ब्रिटेन की महारानी से अनुमति मांगी थी कि हम भारत की तरफ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने 1608 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है और जहांगीर से एक कारखाना खोलने की अनुमति मांगी थी, परमिशन मांगी। तो हालांकि इनको परमिशन नहीं दिया गया था, बाद में इनको परमिशन दिया गया था। तो ये सूरत में कारखाना लगाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और मसूलीपट्टनम, बम्बई, हुगली, मद्रास, इन सारे क्षेत्रों पर शासन करना शुरुआत कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य विस्तार में लगी रही और ये विस्तार करती रही। उसी दौरान इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया था। बंगाल के नवाब की हत्या कर दी गई और एक कठपुतली नवाब बना दिया गया, मीर जाफर, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार धन और संसाधन देता रहा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया, बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के 3 बड़े राजाओं को पराजित कर दिया, जिसमें बंगाल का नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। तो दरअसल जब 3 बड़ी शक्तियों को पराजित कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसके बाद उन्होंने संधियां की। यहाँ शाह आलम द्वितीय से एक संधि हुई, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि के माध्यम से मुगल बादशाह से कहा गया था कि हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे, और
बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी टैक्स वसूल करने के लिए। तो दरअसल हम जब कह रहे हैं कि कंपनी व्यापार के लिए आई थी और उसी माध्यम से बक्सर के युद्ध के बाद कर वसूलने लगी थी, मतलब था प्रशासन करने लगी भारत में। और इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार करने लगते हैं। कंपनी का व्यापार तो कर ही रहे थे, इसके साथ साथ में निजी व्यापार भी शुरू कर देते हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब बैटल ऑफ प्लासी जीता तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद 8 करोड़ रुपए उसको नगद कैश के रूप में दिए गए थे, रिश्वत के तौर पर दिए गए थे, और कंपनी को 24 गांव के परगने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो इससे कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करने लगे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार घाटे में चला गया। और जब यहाँ के अधिकारी ब्रिटेन पहुँचते थे, बहुत सा सारा पैसा कमा करके ले जा रहे हैं, तो उस दौरान वहाँ के और जो दूसरे व्यापारी थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को दरअसल एक अधिकार दिया गया था, ये कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, दूसरी कंपनियों को ये अधिकार नहीं दिया गया था। तो वहाँ के दूसरे व्यापारियों ने जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की धन संपदा को बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने भी ये मंशा की कि हम भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में व्यापार करना चाहेंगे। तो 1770 में उन्होंने ये विरोध करना शुरुआत कर दिया ब्रिटेन की संसद के सामने कि हमको व्यापार करना है, हमको व्यापार करना है। ये धनवान कैसे होते जा रहे हैं इतने अधिकारी। मैंने कहा रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से गया था तो उसके पास बहुत सारा धन संपदा इकट्ठा हो गई, तो इसकी वहाँ की ब्रिटेन की सरकार ने इस पर जांच बैठाई, और जांच बैठाई तो रॉबर्ट क्लाइव उस संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाया कि पैसा आया कहाँ से था, तो फिर उसको लास्ट में आत्महत्या करनी पड़ी। वही एक अधिकारी और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जानकारी मिलती है कि वो अपने धन संपदा के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा। तो इतनी धन संपदा मिलने के बावजूद भी दूसरे व्यापारियों को भारत की तरफ आना लाजमी था, वो भी लालच में आ रहे थे कि हमको व्यापार करना है। इसी वजह से दूसरे व्यापारी आकर्षित हो रहे हैं। तो फिर इस समय 1770 की समथिंग में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने ये डिसीजन लिया कि हमको एक बार चेक करना चाहिए कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है, जो उसके अधिकारियों के पास इतना पैसा आ रहा है, अधिकारी भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं। तो उन्होंने 1772 में एक एक्ट पर उठा एक बातचीत की, यदि जांच करवाई, तो उस जांच में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने केवल व्यापार के लिए भेजा था और वो वहाँ पर शासन कर रही है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1773 में, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कह रहे हैं। रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा, जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना। तो ये जो एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रित करने वाला प्रथम एक्ट है, जिसमें कंपनी को निजी व्यापार करने से रोक दिया गया। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट में 3-4 बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है। एक कि यह पहला मौका था कि कंपनी पर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने से रोक दिया गया। व्यापार करने से नहीं रोका, भारतीय शासकों से रिश्वत लेना, उपहार लेना, यह भी प्रतिबंध कर दिया गया। रिश्वत और उपहार, ये कोई भी अंग्रेज भारतीय राजाओं महाराजाओं से रिश्वत नहीं लेगा और उपहार नहीं लेगा, ऐसा कानून बनाया गया रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत। दूसरी जो बात कही गई इसमें कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और इसी गवर्नर के अधीन मद्रास के गवर्नर को और बंबई के गवर्नर को, दोनों को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अधीन।
मतलब अब ये जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो अब स्वतंत्र काम नहीं कर पाएंगे, इनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। तीसरी बात जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हो रहा है, जिसमें 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलिजा एम्पे। एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मुख्य रूप से रेगुलेटरी एक्ट की जो मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार नियंत्रण करने का प्रयास किया, कंपनी के निजी व्यापार को प्रतिबंध कर दिया, रिश्वत देना उपहार देना प्रतिबंध कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मुख्य रूप से ये 4-5 बातें आपको इस एक्ट के माध्यम से ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद 1781 में एक एक्ट आया जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट में दरअसल क्या था कि गवर्नर जो है और जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, इसके बीच थोड़ा सा विवाद जैसी चीज नजर आ रही थी। गवर्नर कह रहा था कि कुछ कानून हमारे दायरे में होने चाहिए और उच्चतम न्यायालय जैसी जो कह रहा था कि कुछ चीज हमारे दायरे में होनी चाहिए। तो इन दोनों की जो अधिकारों की जो बात थी उसको लेकर के विवाद था। तो फिर इस वाले एक्ट में आपको एक बात मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल और उच्चतम न्यायालय, इन दोनों को पृथक कर दिया गया। एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल की शक्तियों को अलग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को अलग कर दिया गया। ये आप समझ लीजिए कि जो उच्चतम न्यायालय है वो गवर्नर जनरल के अधिकारों के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये कह दिया गया। प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों की शक्तियों को पृथक कर दिया गया। और संपूर्ण कलकत्ता के मुकदमों को इस उच्चतम न्यायालय के अधीन कर दिया गया। ये 2 बातें मुख्य रूप से आपको इस एक्ट के बारे में ध्यान रखनी है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको उच्चतम न्यायालय से अलग कर दिया गया था और उच्चतम न्यायालय का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया गया था। पहले दरअसल ये उच्चतम न्यायालय का जो दायरा था वो जहाँ स्थापित हुआ था कलकत्ता का एक सीमित दायरा था। अब पूरे कलकत्ता की बात की जा रही थी कि कलकत्ता का संपूर्ण कलकत्ता का क्षेत्र इस उच्चतम न्यायालय के अधीन आएगा। तो 2 बातें एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। विलियम पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें आपको 2-3 बातें मुख्य रूप से ध्यान रख लेनी है कि पिट्स इंडिया एक्ट मतलब नियंत्रित करने वाली बातें की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पुनः कंट्रोल की बात की गई। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लाया गया था कि रेगुलेटरी एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इसमें पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र की बात कही गई कि अंग्रेजों ने जैसे कलकत्ता बसाया था, मद्रास बसाया था और बंबई शहर की स्थापना की। तो जो अंग्रेजों के जो क्षेत्र आ रहे थे उन क्षेत्रों को कह रहे हैं ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार ये बात कही गई थी। दूसरी बात जो देखेंगे कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया था।
गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, जिसमें जब हम कह रहे हैं रेगुलेटरी एक्ट में 4 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी, वही यहाँ 6 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया जाता है, 2 सदस्यों को और ऐड कर दिया जाता है। तो ये परिषद की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहे गए। दूसरा, इस पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था कि जो हमने आपको रेगुलेटरी एक्ट में बताया था कि मद्रास और मुंबई जो थे वो कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे। उनको दरअसल अपने स्थानीय तौर पर जो कानून बनाने का अधिकार था उनसे वंचित कर दिया गया था कि अब वो अपने कानून नहीं बनाएंगे, वो बंगाल के गवर्नर के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वही कानून वहाँ पर लागू होंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पिट्स नाम है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ा है, उनके समय आया था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट किया जा रहा है। इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः निर्धारित करने की बात की गई थी। पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्रों की बात कही गई और इस परिषद में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। दूसरी ये बात थी। तीसरा, जब हम देखेंगे कि 1751 का अधिनियम आया है, इसकी बात करेंगे, तो इसमें एक पॉइंट आपको मुख्य रूप से ध्यान रख लेना है, बहुत काम का है। आप देखेंगे 1751 का जो एक्ट है, इस वाले एक्ट में कहा गया था कि कंपनी के अधिकारियों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का जो वेतन होगा, जो पेमेंट होगा, वो भारतीय राजस्व से होगा। समझिए, भारतीय राजस्व से होगा, मतलब भारत से जो टैक्स वसूला जाएगा उस टैक्स, वो पैसा वेतन के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को दिया जाएगा। ये बात 1751 वाले एक्ट में कही गई थी। ठीक, बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।